हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीदें अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि बायोलॉजी में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मोस्ट वीवीआई, उन्हीं का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें बाबू। तो आप देख सकते हैं पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया है पोषण, यानी कि पोषण क्या होता है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए स्वयं किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, उसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होता है, पहला स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। ठीक है दोस्त, स्वपोषण यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर हो, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, वो खुद से अपना भोजन निर्माण करते हैं। अब आते हैं परपोषण, यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने पोषण भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, उसे परपोषण कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि मृत, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है बाबू। तो देखिए, परपोषण यानी कि जो किसी दूसरे पर निर्भर हो, जैसे कि आदमी आदमी पे तो दूसरे पर निर्भर रहता है, जानवर हो गए, ये भी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए बाबू, मृत जीवी पोषण, तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव केवल मरे, ठीक है, केवल मरे हुए जीवों को अपना भोजन बना बना बनाते हैं, उसी मृत जीवी पोषण कहते हैं। तो देखिए, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव केवल मरे हुए भोजन को, यानी कि जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि कौवा हो गया, वो देखिए मरे हुए बेंग या सांप को खाता है, जैसे कवक बैक्टीरिया, मतलब ये हो गए। अब देखिए परजीवी परपोषण, तो परजीवी परपोषण में पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अस्थायी एवं अस्थायी रूप से भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, परजीवी परपोषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे शार्क मछली हो गई, ये सब क्या है, दूसरे के सिर पर निर्भर रहता है अस्थायी रूप से, क्योंकि आप अगर मछली को दाना नहीं डालिएगा तो कैसे खाएगी। अब आते हैं सी नंबर, यानी कि प्राणी संपोषण। ठीक है, तो पोषण की वह प्रक्रिया, ठीक है, पोषण की वह प्रक्रिया बाबू जिसमें कोई जीव, ठीक है, ठोस या तरल रूप से, क्या, ठोस या तरल रूप से, क्या बाबू, ठोस या तरल रूप से भोजन ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहा जाता है। ठीक है बाबू, जैसे क्या हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये दूसरे किसी पर निर्भर रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्राणी संपोषण। ठीक है, यानी इसमें आप किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे तभी आपको भोजन मिल पाएगा। क्या आप जानवर स्वयं भोजन बनाते हैं? नहीं, उनको देना पड़ता है। मनुष्य भी स्वयं से नहीं बनाते हैं, पहले किसान उगाएगा, यानी दूसरा किसी को, मतलब दूसरा आदमी बोएगा तब किसी दूसरे आदमी खाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरा जो क्वेश्चन है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट वीवीआई है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो आप इसको मतलब कि ध्यान से समझिएगा। देखिए, अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है, जैसे यह भोजन में उपस्थित रोगाणु नष्ट, यानी जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करता है, या भोजन को जल्दी से पचने में मदद करता है। तो यही अम्ल की अमाशय में भूमिका होती है। अब थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पादप में भोजन का जो स्थानांतरण होता है बाबू, ये जल एवं खनिज के कारण होता है। क्या, जल एवं खनिज के द्वारा होता है, क्योंकि ये मिट्टी में विद्यमान होता है, जैसे पेड़ पौधे अपने जड़ों से प्राप्त करते हैं। ठीक है बाबू, यानी कि पादप में भोजन का स्थानांतरण जल एवं खनिज, जैसे पादप यानी कि पेड़ पौधा हो गया, तो क्या उनको आप खाना देते हैं? नहीं, वो अपने जड़ से ही पानी हो गया, खनिज लवण हो गया, वो मतलब निकालते हैं। अब 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो दोहरा परिसंचरण मतलब कि क्या है। तो मनुष्य में रक्त परिसंचरण के चक्र में एक ही रक्त का हृदय में 2 बार पहुंचने की जिन प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है,
इसमें देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो परागन यानी परागन होता क्या है। जब पराग कण पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं बाबू, तो उसी प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। क्या? यह 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन बाबू 2 प्रकार के होते हैं? तो परागकण कितने प्रकार के होते हैं बाबू? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है बाबू वो है स्वपरागन और दूसरा है परागन। ठीक है बाबू। अब देखिए इन दोनों के बारे में भी जानेंगे बारी बारी से। तो चलिए इन दोनों के बारे में भी जानते हैं। ठीक है। तो देखिए आगे दिया हुआ है बाबू, क्या आगे दिया हुआ है, यानी कि पर परागन, ठीक है, और स्वपरागन, इन दोनों के बारे में आप उतना नहीं, मतलब कि ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्या अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह डॉक्टर क्यों देता है। ठीक है। आयोडीन युक्त नमक की सलाह डॉक्टर क्यों देता है। तो आप जानते होंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन, क्या थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से प्राप्त होता है, जिसमें आयोडीन प्राप्त होता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती है। ठीक है। साथ ही यह हार्मोन की कमी को जाए तो मतलब कि घेंघा रोग हो जाता है। आपको मालूम होगा इसी घेंघा रोग से बचने के लिए बाबू डॉक्टर जो है आयोडीनिक नमक का सलाह देता है। तो आप आसानी पूर्वक इसको एग्जाम में लिख सकते हैं, हमें पूरा उम्मीद है। अब अगला जो क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से पाइरूट के विखंडन से विभिन्न मतलब पद लिखिए। यानी जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है बाबू, क्या ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो जो पाइरूट यानी कि विखंडन के विभिन्न पथ जो है उसको लिखना है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रियम होता है, जल यानी कि जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा यानी कि एटीपी, तो ये क्या है, वाष्पीय श्वसन है। अब देखिए दूसरा जो है वो है ऑक्सीजन के अभाव में यानी कि पेशी कोशिका में ये लैक्टिक अम्ल और प्लस ऊर्जा के मतलब की योग से पेशी में दर्द दौड़ते समय, पेशी में जो दर्द दौड़ते समय होता है उसी को लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा के मतलब की कारण होता है। अब देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट अम्ल, ठीक है, ईस्ट में तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कि किण्वन कहते हैं। 8वां जो प्रश्न है बाबू वो देखिए क्या दिया है, वो दिया है कि निषेचन मतलब कि क्या होता है। तो निषेचन आपको मालूम होगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को ही निषेचन कहा जाता है। ठीक है बाबू। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए मुकुलन क्या होता है। तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें जनक के शरीर के धरातल कलिका फूटने से नए संतान उत्पन्न होते हैं। जैसे ईस्ट में, अगर ईस्ट में जो कलिका होता है अगर फूट जाता है तो उससे संतान की उत्पत्ति होती है, यानी कि ईस्ट में होता है, तो उसे ही क्या कहता है, मुकुलन कहा जाता है। अब देखिए ये भी मोस्ट VVI है, ये भी क्या है बाबू, मोस्ट VVI है। तो आप इसे भी मतलब कि आसानी पूर्वक समझ जाइएगा और इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो देखिए ये बहुत बच्चे को पता होता है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि क्या, कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन, क्या जब पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, पूर्ण हरित लवण तथा खनिज की उपस्थिति में बनाते हैं तो उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ये क्वेश्चन यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, चाहे हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ये सब क्वेश्चन मोस्ट VVI है। अब देखिए याद रखें, यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट है, मानव जीवन में होने वाले विकास को जैव विकास कहा जाता है जो दिन प्रतिदिन होता रहता है। ठीक है, ये नोट में आप लिख लीजिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है बाबू, देखिए बाबू 11 नंबर जो प्रश्न है वो दिया है कि लिंग गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या है तथा मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछता है बोर्ड एग्जाम में और पूछ चुका है। तो आप देखिए मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें
23वां जोड़ा भिन्न होता है। स्त्री का लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। 23वां जोड़ा पुरुष में XY तथा स्त्री में XX होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। जब पुरुष का X, ठीक है, स्त्री के X से मिलता है तो लड़की होती है। इस बात को आप गौर से समझिएगा। परंतु जब पुरुष का Y स्त्री के X से मिलता है तो लड़का भी होता है। यह प्रक्रिया लिंग निर्धारण कहलाती है। आप देखिए, जब दोनों सेम मिलेगा तो लड़की कि पैदा होगी, लेकिन जब दोनों अलग अलग होंगे तो पुरुष यानी कि लड़का प्राप्त होगा। तो बाबू, आप इस बात को आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो दिया है कि पोषी स्तर क्या है। तो आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं। हर स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, उसी स्तर को पोषी स्तर कहा जाता है। जैसे घास को क्या खाते हैं? कीट खाते हैं। कीट को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप और सांप को बाज खाता है। तो उसी को पोषण स्तर कहा जाता है। यानी जैसे अगर बिल्ली को खाता है कुत्ता, कुत्ता को खाएगा शेर, उसी प्रकार ये पोषी स्तर का उदाहरण है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो दिया है कि आहार श्रृंखला या आहार जाल, ठीक है, तो परिस्थिति तंत्र तथा मेवाड़ के लिए एक जीव दूसरे जीव पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े रहते हैं। इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला या जाल श्रृंखला कहा जाता है। जैसे घास पर निर्भर रहता है कीट, यानी कि कीट मकोड़े, ठीक है, यानी कि जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं वो घास पर निर्भर रहते हैं। और मेढक किस पर निर्भर रहता है? इस कीट को खाएगा और इस मेढक पर रहेगा सांप, फिर इसको खाएगा बाज। तो ये है आहार श्रृंखला। ठीक है बाबू, यानी कि श्रृंखला यानी कि क्रम, इसी को श्रृंखला कहा जाता है। तो आहार श्रृंखला आप कि अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है बाबू, धमनी और सीरा में कि अंतर बताना है। तो देखिए, यानी कि यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में भेजता है। ठीक है, इसमें कपाट हीन होती है, इसकी दीवार मोटी होती है। ठीक है, दूसरा है यानी कि सीरा, यह शुद्ध रक्त को शरीर से हृदय में भेजता है, इसमें कपाट होती है, इसकी दीवार पतली होती है। दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लैंगिक जनन, क्या लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन यानी कि क्या होता है। तो देखिए लैंगिक जनन यानी कि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। किसमें? लैंगिक जनन में। इसमें निषेचन भी होता है, इससे उत्पन्न संतान जनकों से भिन्न होता है। ठीक है, किसमें? लैंगिक जनन में। अब बात करेंगे अलैंगिक जनन की, तो इसमें नर और मादा भाग नहीं लेते और इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, और इससे जो संतान उत्पन्न होगा वो जनकों के समान होगा, यानी माता पिता के समान होगा। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है बाबू वो दिया है कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में अंतर क्या है। तो देखिए प्रकाशानुवर्तन का मतलब कि इसमें पेड़ पौधे के जो अंग हैं वो प्रकाश की और गति करते हैं। ठीक है, और जो गति पतियों में दिखाई पड़ता है, यानी आप देखिए इसमें जो प्रकाश के अंग हैं वो प्रकाश की और गति करते हुए, यानी कि पत्ते जो है पेड़ पौधे के पत्ते हैं उसी में दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए गुरुत्वानुवर्तन, इसमें पेड़ पौधे के अंग जो हैं वो गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, और गति करते हैं, जो गति जड़ों में दिखाई पड़ता है, यानी कि पेड़ पौधे के जड़ों में। अब देखिए बाबू 17 नंबर जो प्रश्न है, क्या कि बाबू 17 नंबर जो प्रश्न है वो दिया है कि मासिक चक्र क्या होता है। तो आपको मालूम होगा क्या कि स्त्रियों में यौनारंभ, यानी कि स्त्री जब 12 वर्ष की हो जाती है, यानी कोई भी लड़की, तो 12 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में उसके आंतरिक जननांग में कुछ चक्रीय घटनाएं चालू होते हैं,
जो दिन का होता है, यानी इसमें 28 दिन का मासिक चक्र होता है, जिसमें लड़की को एमसी आता है, उसी को मासिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर जो प्रश्न है वो दिया है कि जीवाश्म क्या है। क्या बाबू, जीवाश्म क्या है? तो बहुत अच्छे नंबर जो प्रश्न है वो दिया है कि जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म क्या है? तो देखिए, विलुप्त जीवों के अवशेष चिन्ह जो पृथ्वी के चट्टान में पाए जाते हैं उसे जीवाश्म कहा जाता है। यानी कि वैसे जीव जो विलुप्त यानी कि अवशेष चिन्ह के पृथ्वी के चट्टान के नीचे पाए जाते हैं उसे ही जीवाश्म कहा जाता है। 19 नंबर जो प्रश्न है कि समजात और असमजात अंग। ठीक है, तो आपको हम समझा दें, यानी समजात और असमजात अंग। तो देखिए बाबू, जंतुओं में ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति से एक समान हो समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मेढक हो गया, पंछी, बिल्ली, मनुष्य क्या है? समजात अंग है। अब देखिए बात करेंगे असमजात अंग की। तो जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति से एक दूसरे के भिन्न हो असमजात अंग कहलाते हैं। जैसे पंछी, तितली का पंख, ये क्या है? असमजात अंग है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, यानी कि दिया है कि रक्त क्या है, वर्णन करें। यानी दिया है रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अब देखिए पहला पॉइंट, लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यानी रेड ब्लड मतलब कि सेल। ठीक है, यह हीमोग्लोबिन युक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य करता है। इसका जीवन काल 120 दिन यानी कि 4 महीना का होता है। अब देखिए नंबर दूसरा जो पॉइंट है कि श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको क्या बोला जाता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, यह हीमोग्लोबिन युक्त प्रोटीन नहीं होता है और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य नहीं करता है। इसका जीवन काल 1 से मतलब कि 4 दिन का होता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।